वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का अभिवादन और नमस्कार। दोस्तों, आज मैं 17 दिसंबर 2021 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। दोस्तों, 17 दिसंबर 2021 से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चनों को मैंने लिया है और प्रत्येक क्वेश्चन का मैंने विश्लेषण किया है। सबसे पहले और सबसे तेज और विस्तृत जानकारी नवीनतम क्वेश्चन के लिए आप यस्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करो और बगल वाली बेल आइकन पर क्लिक करो, जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी, सबसे विस्तृत जानकारी और महत्वपूर्ण तथ्यों द्वारा समझाया गया वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश मार्केट रिसर्च कंपनी योगोव ने वर्ष 2021 के दुनिया के सबसे प्रशंसित पुरुषों की सूची में सबसे टॉप पर कौन काबिज है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी बराक ओबामा इस प्रश्न का सही उत्तर है। ब्रिटिश मार्केट रिसर्च कंपनी योगोव ने वर्ष 2021 के दुनिया के सबसे प्रशंसित पुरुषों और महिलाओं की सूची जारी की है। इस सूची में पिछली बार की तरह इस सूची में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा शीर्ष पर काबिज हैं। दोस्तों, जहां तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए तो वह 4 पायदान खिसके हैं और वे 8वें नंबर पर पहुंचे। बड़ी बात यह है कि इस सूची में टॉप 10 में एक वर्ष बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की वापसी हुई। जहां तक महिलाओं की बात है तो बराक ओबामा की पत्नी मिशेल तीसरी बार लगातार तीसरे साल पहले स्थान पर बनी हुई हैं। दूसरे स्थान पर महिलाओं में एंजेलिना जोली, तीसरे स्थान पर क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय और चौथे पर ओप्रा विनफ्रे हैं। टॉप 10 में प्रियंका चोपड़ा, एम्मा वाटसन, मलाला यूसुफजई का नाम शामिल है। यूएस की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस को 11वां स्थान मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2021 के दुनिया के सबसे प्रशंसित पुरुषों की सूची में 4 स्थान नीचे खिसके हैं। 2020 की सूची में वे चौथे स्थान पर काबिज थे। तब उनके कुल अंक 4.7 थे, जो इस बार 3.6 हो गए। शीर्ष पर काबिज ओबामा को भी पिछले वर्ष के मुकाबले इस बार से नुकसान उठाना पड़ा। 2020 के सर्वे में उनके कुल अंक 8.9 थे, जो इस बार घटकर 7.8 हो गए। दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक वर्ष बाद दुनिया के सबसे प्रशंसित पुरुषों की सूची में फिर से शामिल हो गए। 2020 के सर्वे में पुतिन को 3.3 अंकों के साथ 12वां स्थान मिला था। इस बार 3.4 अंकों के साथ वे 9वें नंबर पर काबिज हैं। 69 वर्ष के पुतिन ने अलीबाबा समूह के संस्थापक जय मा को पछाड़कर 2 पायदान ऊपर चढ़े। स्टडी में 38 देशों के 42,000 लोगों का सर्वे किया गया था। उत्तरदाताओं को एक सार्वजनिक व्यक्ति का नाम देने के लिए कहा गया था जिसकी वे प्रशंसा करते हैं और फिर विकल्पों की सूची में से सबसे प्रशंसनीय व्यक्तित्व का चयन करते हैं। प्रत्येक देश के परिणामों को भी देश की जनसंख्या के आकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए वेटेज दिया गया था। दोस्तों, 2021 के दुनिया के सबसे प्रशंसित
पुरुषों की सूची इस प्रकार है। पहले स्थान पर हैं बराक ओबामा, इनका अंक है 7.8। दूसरे स्थान पर बिल गेट्स 6.7। तीसरे स्थान पर शी जिनपिंग 6.5। चौथे स्थान पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो 5.8। पांचवें स्थान पर जैकी चैन 5.7। छठे स्थान पर एलन मस्क 5.7। सातवें नंबर पर लियोन मेसी 4.4। आठवें नंबर पर नरेंद्र मोदी 3.6। नौवें नंबर पर व्लादिमीर पुतिन 3.4। 10वें नंबर पर जैक मा 2.9। नेक्स्ट क्वेश्चन। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने दिनांक 15/12/2021 को भारत के किस राज्य के दुर्गा पूजा उत्सव को विरासत का दर्जा दिया है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के दुर्गा पूजा उत्सव का विरासत का दर्जा दिया है। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस फैसले की सराहना करते हुए इसे गर्व एवं खुशी का पल करार दिया। यूनेस्को ने ट्विटर पर देवी दुर्गा की मूर्ति की एक तस्वीर के साथ ट्वीट किया, कोलकाता में दुर्गा पूजा को अभी अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों, राज्य विरासत आयोग के अध्यक्ष सुपर्शना ने कहा कि दुर्गा पूजा पंडालों के निर्माण के शिल्प कौशल को प्रदर्शन करने वाले रेड कार्निवल ने दुनिया भर के लोगों की इसकी भव्यता को लेकर जागरूक किया। यह त्योहारों का पर्याय है। संस्कृति कार्यालय में कार्यरत अधिकारी निरुपम कोटक ने बुधवार को ट्वीट कर कहा, इसके नॉमिनेशन की प्रक्रिया 2018 में शुरू हुई थी। सामान्य तौर पर इसमें 2 साल लगते हैं, लेकिन इसे पूरा होने में 3 साल का वक्त लगा। दोस्तों, दुर्गा पूजा के बारे में जानते हैं। यह एक 10 दिवसीय उत्सव है। इसमें हिंदू देवी दुर्गा की सामूहिक रूप से पूजा की जाती है। इस दौरान देवी की उत्कृष्ट व भव्य रूप से सजी हुई विशाल मूर्ति तैयार की जाती है। इन मूर्तियों को बड़े पैमाने पर स्थापित पंडाल या दुर्गा मंडपों में सजाया जाता है। कुल मिलाकर अब तक देश के 14 अमूर्त सांस्कृतिक विरासत तत्वों को यूनेस्को की सूची में अंकित किया गया। इनमें योग, रामलीला, राजस्थान का लोकगीत और नृत्य कालबेलिया शामिल है। दोस्तों, इससे पूर्व 2020 में 6 नृत्य को यूनेस्को की इस प्रतिष्ठित सूची में अंकित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, इस संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने 15 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के दुर्गा पूजा उत्सव को विरासत का दर्जा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। अमेरिकी ब्रोकरेज कंपनी बैंक ऑफ अमेरिका ने अगले वित्त वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी कितने रहने का अनुमान लगाया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी 8.2%। भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी की वृद्धि दर अगले वित्त वर्ष 2022-23 में 8.2% रहेगी। अमेरिकी ब्रोकरेज कंपनी बैंक ऑफ अमेरिका ने यह अनुमान लगाया। ब्रोकरेज कंपनी ने नए साल के लिए
अगले वर्ष भारत में चीजें सामान्य होंगी और वृद्धि रफ्तार पकड़ेगी। अगले वित्त वर्ष मुख्य मुद्रास्फीति बढ़कर 5.6% पर पहुंच जाएगी। इसके चलते भारतीय रिजर्व बैंक लंबे ठहराव के बाद 2022-23 से रेपो दर में 1% अंक की वृद्धि कर सकता है। बैंक ऑफ अमेरिका ने कहा कि भारत ने 2021 में काफी सकारात्मक रुख के साथ प्रवेश किया था और आर्थिक वृद्धि दर में सुधार आ रहा था, लेकिन महामारी की दूसरी लहर से झटका लगा और यह पुनरुद्धार पटरी से उतर गया। इसकी वजह से आपूर्ति संकट पैदा हुआ, जिसमें कीमतों पर दबाव बना। उसने कहा कि हमारा मानना है कि 2022 का साल भारत के लिए सामान्य वर्ष रहेगा। उपभोग बढ़ने से वृद्धि का प्रोत्साहन मिलेगा। अमेरिकी ब्रोकरेज कंपनी ने कहा, टीकाकरण की निचली दर तथा कोविड-19 का नया स्वरूप ओमिक्रॉन वृद्धि के लिए अनिश्चितता पैदा कर सकते हैं। निचले आधार प्रभाव की बजट से वृद्धि दर 2021-22 के 9.3% से कम रहेगा। विभिन्न क्षेत्रों की बात की जाए तो बैंक ऑफ अमेरिका का अनुमान है कि कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन क्षेत्र की वृद्धि दर अगले वित्त वर्ष में 3.5% रहेगी। यह चालू वित्त वर्ष के 4% से कम है। इसी तरह उद्योग क्षेत्र की वृद्धि 10% से घटकर 7%, सेवा क्षेत्र की 9% से घटकर 7.9% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस IIT डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी को कोरोना महामारी में राहत के लिए लीडरशिप एंड मैनेजमेंट टीम ऑफ द ईयर श्रेणी में अवार्ड्स एशिया से सम्मानित किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी IIT कलिंग इस प्रश्न का सही उत्तर है। कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के IIT डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का कोरोना महामारी में राहत के लिए लीडरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ द ईयर श्रेणी में द अवार्ड्स एशिया से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार की घोषणा टाइम्स हायर एजुकेशन THE द्वारा 14 दिसंबर को की गई। KIIT भारत और एशिया में एकमात्र विश्वविद्यालय है जिसे लगातार दूसरे वर्ष किसी एक श्रेणी में यह पुरस्कार मिला। KIIT को लीडरशिप एंड मैनेजमेंट टीम ऑफ द ईयर श्रेणी में विजेता घोषित किया गया, जबकि पिछले साल इसे वर्क प्लेस ऑफ द ईयर श्रेणी में विजेता घोषित किया गया था। KIIT को यह पहचान अनिश्चितताओं पर प्रतिक्रिया करने, पहुंच से बाहर लोगों तक पहुंचाने और समाज की सेवा करने के प्रयासों के लिए मिला। इसमें मुफ्त कोविड अस्पताल स्थापित करना, मास्क और सैनिटाइजर वितरित करना, भोजन और आवश्यक चीज़ें, छात्रवृत्ति, अनाथों को गोद लेना और शिक्षा प्रसार करना शामिल है। स्टाफ और फैकल्टी सदस्यों ने इस उपलब्धि की श्रेय उसके संस्थापक डॉक्टर अच्युत सामंत को दिया। KIIT ने भारत के साथ साथ एशिया में प्रतिष्ठित पुरस्कार पाने वाला एकमात्र विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन कौन बने? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी M नरवणे इस प्रश्न का सही उत्तर है। थल सेना प्रमुख जनरल
एम नरवणे ने चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन का पदभार संभाल लिया, जिसमें तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल होते हैं। इस घटनाक्रम से अवगत अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर हादसे में 8 दिसंबर को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद में यह पद रिक्त था। दो सूत्रों ने बताया कि तीनों सेनाओं के प्रमुखों में से जनरल नरवणे के सबसे वरिष्ठ होने के चलते उन्हें कमेटी के चेयरमैन का पदभार सौंपा गया। CDS पद के गठन से पहले आमतौर पर तीनों सेनाओं के प्रमुखों में सबसे वरिष्ठ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन का पदभार सौंपा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल के वर्षों में देश की परमाणु ऊर्जा क्षमता में कितनी वृद्धि हुई? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी 40%। 7 वर्षों में देश की परमाणु ऊर्जा क्षमता 40% वृद्धि हुई। सरकार ने बुधवार को कहा कि पिछले 7 वर्षों में भारत की स्थापित परमाणु ऊर्जा क्षमता 4,780 मेगावाट से बढ़कर 6,780 मेगावाट हो गया, जो 40% से अधिक की बढ़ोतरी है। अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, Dictionary.com ने किस शब्द को 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी एलिसिफ इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, एलिसिफ का मतलब सहयोगी। यह शब्द व्यक्तिगत, परिवारों, राज्यों या संगठनों द्वारा प्रयासों या हितों के विलय के रूप में परिभाषित करता है। दोस्तों, 2021 में वर्ड ऑफ द ईयर मेरियम वेबस्टर डिक्शनरी ने 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना वैक्सीन को। कोलिस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना NFT को। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 वैक्स था। ऑक्सफोर्ड ने 2020 का हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया है आत्मनिर्भरता। कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर परसेवरेंस को घोषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में फैशन हाउस शैनल की CEO कौन बनी? दोस्तों, निम्न ऑप्शन में ऑप्शन सी लीना नायर इस प्रश्न का सही उत्तर है। फ्रांस के लग्जरी फैशन हाउस शैनल ने भारतीय मूल की ब्रिटिश नागरिक लीना नायर को अपना ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव CEO नियुक्त किया है। जनवरी 2022 से वह इस नए पद की जिम्मेदारी संभाल लेंगी। वह लंदन से ही पूरा कामकाज संभालेंगी। इससे पहले लीना यूनिलीवर के साथ जुड़ी थी। वह पेप्सिको की CEO रहीं। इंदिरा नूई के बाद दूसरी ऐसी महिला हैं जो किसी वैश्विक कंपनी की CEO बनी। दोस्तों, पेरिस स्थित इस फैशन हाउस का नाम इसके संस्थापक गैब्रियल कोको शैनल के नाम पर रखा गया। इसकी स्थापना वर्ष 1910 में हैट
बुटीक के तौर पर की गई थी। आज इसे ट्वीड सूट, क्विल्टेड हैंडबैग और नंबर 5 परफ्यूम के लिए जाना जाता है। भारतवंशियों के सीओ क्लब में शामिल हुई लीना नायर। लीना इस क्लब में शामिल हुई जहां भारतीय मूल के लोग वैश्विक कंपनियों के सबसे ऊंचे पदों पर पहुंचे हैं। इसमें गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट के सीईओ सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, एडोब के चेयरमैन शांतनु नारायण, आईबीएम के चेयरमैन अरविंद कृष्ण और हाल में ट्विटर के सीईओ बने पराग अग्रवाल शामिल हैं। दोस्तों, लीना की प्रारंभिक शिक्षा महाराष्ट्र के कोल्हापुर स्थित होली क्रॉस कॉन्वेंट हाई स्कूल से इन्होंने पूरी की थी। इसके बाद उन्होंने सांगली में बालचंद्र कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई की। आगे की पढ़ाई के लिए वह जमशेदपुर चली गई। वर्ष 1992 के जेवीएस स्कूल ऑफ मैनेजमेंट XLRR से उन्होंने MBA किया और दोस्तों MBA में वह गोल्ड मेडलिस्ट रहीं। लीना सन 1992 में मैनेजमेंट ट्रेनिंग के तौर पर यूनिलीवर से जुड़ी थी। 2016 में मुख्य मानव संसाधन अधिकारी CHO के पद पर पहुंची थी। उस वक्त यूनिलीवर की वह पहली महिला, पहली एशियाई और सबसे कम उम्र की CHRO बनी थी। यूनिलीवर के व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए लीडरशिप एग्जीक्यूटिव कमेटी की सदस्य बनी। दोस्तों, आपको बता दूं, यूनिलीवर के सीईओ हैं एलन जोप। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये हैं लीना नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे नाइटहुड पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी लुइस हैमिल्टन इस प्रश्न का सही उत्तर है। ब्रिटिश फार्मूला 1 ड्राइवर लुइस हैमिल्टन को नाइटहुड के पुरस्कार से नवाजा गया। हैमिल्टन को यह पुरस्कार मोटर स्पोर्ट्स में उनकी उपलब्धि के लिए दिया जाता है। नाइटहुड पुरस्कार प्राप्त करने के बाद हैमिल्टन को सर की मानद उपाधि मिल गई। दोस्तों, 7 बार के फार्मूला 1 विश्व चैंपियन हैं लुइस हैमिल्टन। दोस्तों, यह सम्मान प्राप्त करने वाले हैमिल्टन छठे फार्मूला 1 ड्राइवर हैं। 235 वर्षीय हैमिल्टन ने इस बार लगातार चौथा साल खिताब जीता था। लुइस हैमिल्टन से पहले 5 ड्राइवर्स को यह सम्मान मिल चुका है। सर जैकी स्टीवर्ट, सर स्टर्लिंग मॉस, सर फ्रैंक विलियम्स, सर पैट्रिक हैड और सर जैक बाथम को पहले नाइटहुड सम्मान से नवाजा गया। दोस्तों, लुइस हैमिल्टन को मिले सम्मान लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, GQ गेम चेंजर ऑफ द ईयर खिताब। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये है लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा के नए महानिदेशक कौन बने? दोस्तों, उड़ीसा के नए महानिदेशक सुनील कुमार बंसल बने।
दोस्तों हाल में ही उड़ीसा के नए महानिदेशक बने सुनील कुमार बंसल। दोस्तों इनकी नियुक्ति मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने की। दोस्तों हाल में कुछ प्रमुख डीजीपी गोवा के डीजीपी बने आईडी शुक्ला, हरियाणा के डीजीपी बने प्रशांत कुमार अग्रवाल, केरल के डीजीपी बने अनिल कांत, तमिलनाडु के बने श्री शैलेंद्र बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये हैं उड़ीसा के नए डीजीपी सुनील कुमार बंसल। नेक्स्ट क्वेश्चन किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी बिहार इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया। दोस्तों यह उत्पाद की जीआई टैग का फुल फॉर्म जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जीआई टैग किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह के समान होता है। यह उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के आधार पर दिया जाता है। दोस्तों बिहार का गठन 22 मार्च 1912 को किया गया था, लेकिन राज्य का दर्जा 26 जनवरी 1950 को मिला। राजधानी बिहार की पटना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं जो कि जनता दल पार्टी से हैं। राज्यपाल हैं फागू चौहान। लोकसभा की 40 सीट, राज्यसभा की 16, विधानसभा की 243, विधान परिषद 75, जिला 38 है। मुख्य न्यायाधीश संजय करोल हैं। राजकीय पशु बैल है। राजकीय पक्षी गौरैया है। राजकीय वृक्ष पीपल है। राजकीय फल आम है। राजकीय फूल गेंदा है। लोक नृत्य है जटिन, झिझिया तथा पवरिया। नेशनल पार्क है वाल्मीकि नेशनल पार्क, भीम बांध वर्ल्ड सेंचुरी, कंवर झील वर्ल्ड सेंचुरी, कैमूर वर्ल्ड सेंचुरी, विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन वर्ल्ड सेंचुरी तथा पंतराजगीर वर्ल्ड सेंचुरी। दोस्तों बिहार के मुख्य न्यायाधीश हैं संजय करोल। प्रथम राज्यपाल हैं जयराम दास दौलतराम। इनका कार्यकाल था 15 अगस्त 1947 से लेकर 11 जनवरी 1948 तक। दोस्तों बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार भारत में 13वां स्थान है। बिहार का 2 जून 2014 से पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का 12वां स्थान था। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई। बिहार के लोक नृत्य हैं विदेशिया, जाट, जतीन, झुमरी, झिझिया, कजरी, पाइक, फगुआ, पानिका, विरहा, सोहर। बिहार के 3 पड़ोसी राज्य हैं झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। बिहार का एक पड़ोसी देश नेपाल है। बिहार के प्रमुख हवाई अड्डा जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है। जीआई टैग प्रमुख जीआई टैग बिहार के हैं शाही लीची, मगही पान, सिलाव खाजा, कतरनी चावल, मधुबनी पेंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 71वीं पुण्यतिथि किस दिन मनाई गई? दोस्तों निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी 15 दिसंबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। 15 दिसंबर 2021 को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की
71वीं पुण्यतिथि मनाई गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के खेड़ा में हुआ था। 15 दिसंबर 1950 को मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है और यह गुजरात के केवड़िया में स्थित 182 मीटर विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है और सरदार वल्लभ भाई पटेल की 143वीं जयंती पर इसका उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना को किसने शुरू किया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी एनटीपीसी इस प्रश्न का सही उत्तर है। सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी एनटीपीसी ने आंध्र प्रदेश के सिमहाद्री में एकल ईंधन सेल आधारित हरित हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत की। एनटीपीसी ने सिमहाद्री विशाखापट्टनम के पास कंपनी के गेस्ट हाउस में इलेक्ट्रोलाइजर का उपयोग करके हाइड्रोजन उत्पादन के साथ ही एकल ईंधन सेल आधारित माइक्रोग्रिड परियोजना की शुरुआत की। दोस्तों, एनटीपीसी भारत का सबसे बड़ा बिजली कंपनी है। एनटीपीसी का फुल फॉर्म नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम। स्थापना हुआ 7 नवंबर 1975 को। एनटीपीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। एमडी एंड सीईओ गुरदीप सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या सबसे अधिक संख्या किस राज्य में है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी महाराष्ट्र इस प्रश्न का सही उत्तर है। श्रम और रोजगार मंत्री रामेश्वर तेली ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना में रिपोर्ट जारी किया है। रोजगार पैदा करने के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना शुरू की गई थी। सबसे अधिक लाभार्थी वाले राज्यों की सूची में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। महाराष्ट्र के बाद गुजरात और कर्नाटक का स्थान आता है। टॉप 3 राज्य हैं। पहले स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर गुजरात, तीसरे स्थान पर कर्नाटक। दोस्तों, यह रिपोर्ट जारी करता है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने 16 दिसंबर 2021 को अपने गठन की स्वर्णिम जयंती मनाया है? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए बांग्लादेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, 16 दिसंबर 2021 को बांग्लादेश के गठन की स्वर्णिम जयंती है। इस साल बांग्लादेश ने अपने गठन के 50 साल पूरे कर लिए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर 1971 युद्ध के शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। 1971 में बांग्लादेश के लिए हुए भारत पाकिस्तान युद्ध की जीत को भारत इस साल स्वर्णिम विजय वर्ष के रूप में मना रहा है। दोस्तों, 1971 के युद्ध के बारे में जानकारी, भारत पाक विभाजन के बाद पाकिस्तान के पूर्वी और पश्चिमी हिस्से के लोगों के बीच मनमुटाव बढ़ रहा था। पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश, जबकि वर्तमान पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान कहा जाता था। बांग्लादेश के संस्थापक नेता शेख मुजीबुर रहमान ने पूर्वी पाकिस्तान की आज़ादी के लिए संघर्ष शुरू कर दिया। इसके बाद 1970 के आम चुनावों ने इस युद्ध की दिशा तय कर दी थी। इस युद्ध में भारत ने बांग्लादेश की सहायता की थी। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान की सेना ने भारत और बांग्लादेश की संयुक्त सेना के समक्ष आत्मसमर्पण किया और बांग्लादेश का अस्तित्व में आया। दोस्तों,
इससे पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा था। कई सालों के कड़े संघर्ष से 1971 के युद्ध के बाद यह देश आज़ाद हुआ। दोस्तों, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। नवीनतम जानकारी, नवीनतम सामान्य ज्ञान सबसे पहले, सबसे तेज और सबसे ज़्यादा जानकारी देने वाला स्टडी जोन पीसी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।